सर मेरा अब आपसे एक और सवाल है जो मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से मिलती हूँ। सारे पेरेंट्स का एक ही मानना है, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल ये फिट हो गया है कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी मर्जी क्या है। और मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को ये प्रेशर अपने ही बच्चों को, बाहर के बच्चों को तो दूर की बात। मेरे मन में ये हमेशा सवाल खलता है। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में बच्चों के लिए अब तक, इनफैक्ट अभिभावकों के लिए भी सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको बताऊं 70% जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईपीएस आईएएस बन जाए, या कोई बहुत बड़ा अफसर ग्रेड का बने। मैं आपको एक बात है ना अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि बच्चों का करियर हम मोल्ड कैसे करें, तरीका बताओ। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे पॉडकास्ट नेहा यादव भक्ति को। दोस्तों, मुझे हमेशा से बच्चों से बहुत प्यार रहा है। मतलब मानो कि मैं बहुत खुश दिल इंसान हूँ और आज तक भी मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। और मैं भी इस चीज में बहुत विश्वास रखती हूँ कि बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, हमें उन्हें आकारना आना चाहिए। और मुझे बच्चों से मस्ती करना, बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमेशा से मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। और बच्चों की बात आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बच्चों के जिनी हैं। अब आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, बच्चों के जिनी मतलब कि वो बच्चों में इस तरीके से घिरे रहते हैं, बच्चे इर्द गिर्द उनको इतना घेर कर रखते हैं कि वो कभी उनके साथ हमेशा ही, कभी कभी नहीं, हमेशा ही बच्चा बनकर जीते हैं। और यही बात मुझे उनकी, और यही खूबी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो स्वागत करती हूँ मैं अख्तर खान साहब जी का, जो कि आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं। और मैंने इनको अपने मन से नाम दिया है बच्चों के जिनी, क्योंकि ये बच्चों के साथ वो चमत्कार करते हैं कि हर कोई बच्चा स्टार बनकर ही निकलता है। देखो, मैंने तो इनको ऐसे ही देखा है। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी, इनकी ये खूबी मेरे दिल और दिमाग में और जहन में बैठ गई थी कि कोई इंसान बच्चों के साथ उनको सपना दिखा सकता है तो वो कितना अच्छा काम कर रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल ये सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इनकी बहुत सारी रील्स, इनकी बहुत सारी वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। अब जल्दी से मैं इनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो आप खुद ही अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज में इतनी कोमलता है, इतनी मधुरता है कि मैं चाहूंगी और सब चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे कि आपके छोटे से परिचय से हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। नाम मेरा अख्तर खान है और हरी डॉग्स के नाम से मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, जिसकी कुछ वीडियोस काफी वायरल हुई हैं। इसके अलावा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पब्लिक स्पीकर ट्रेनर हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, आरजे रह चुका हूँ, और स्लम एंजल्स ऑन रैम्प के नाम से एक स्लम के बच्चों के लिए हर साल प्रोग्राम चलाता हूँ। अलावा इसके कई सारे मैंने शोज किए हैं, रेडियो शोज, टीवी शोज और स्टेज शोज। और एक एंकर के तौर पे भी अपनी पहचान बनाने की काफी अच्छी कोशिश रही है और दुनिया का बहुत प्यार मिला है। इतना सारा टैलेंट एक साथ। और सबसे ज्यादा मैं जब पहली बार आपसे मिली थी, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा था जब आपने, प्रवीण जी ने आपका परिचय दिया था कि आप स्लम के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हो। तो उसके बारे में सर बताइए, जो मैं जरूर सुनना चाहूंगी और सब लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई, मैं नहीं देखती कि इस नजरिए से देखता है कि हमें ऐसे काम भी करने चाहिए। स्पेशली उन बच्चों को स्टार बनाना, मुझे लगता है कि आपको खुदा नहीं चुना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसा कि मेरा प्रोफेशन था बहुत साल पहले एंकरिंग का, होस्टिंग का, तो मैं काफी बड़ा शो होस्ट कर रहा था जहाँ पे बच्चों का फैशन शो था। तो वहाँ कुछ गरीब बच्चे मंच पे आ गए, रैंप पे आ गए और वॉक करने लगे। तो वहाँ पे जो अमीर घरों के बच्चे थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने उनको वहां से भगा दिया। तो ये बात मेरे दिल पे लग गई। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक ऐसा अनोखा शो बनाऊंगा स्लम के बच्चों के लिए, जो एक सुपर मॉडल की तरह अपने आप को पेश करेंगी और इस ग्लैमर की दुनिया से उनको वाबस्ता कराऊंगा, ताकि इसमें भी वो अपना भविष्य
खोज सके। और इसके लिए मैंने कई जगह ऑडिशंस लिए और शुरू के 6 महीने बहुत परेशानी हुई। और फिर 2016 में एक ऐसा प्रोग्राम आया जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका डंका बजा, और उसका नाम था स्लम एंजल्स ऑन रैंप, जिसमें 30 लड़कियां अलग अलग स्लम से वो एज ए मॉडल चली और बहुत नामी गिरामी हस्ती उसमें आई थी। तो सर ये आइडिया आपके दिमाग में, आपने जैसे बताया कि आपके दिल को बात छू गई, तो दोस्तों मुझे लगता है जो दिल को छुए वो जरूर करना चाहिए, और जो दिल को चुभेगी। ठीक है। सच बिल्कुल सच कहा। तो सर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि उन बच्चों में आपने ऐसा क्या देखा, और उनको टैकल करना, उनको हर चीज सिखाना और उनको रैंप वॉक कराना, उन्हें मैनर्स एटिकेट सिखाना, ये कितना मुश्किल रहता है आपके लिए और रहा होगा? देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, वो सबको एक नजरिए से देखते हैं। ठीक है, अमीरी गरीबी तो बड़े होते होते उनको समझ में आती है, और टैलेंट सब भी इक्वल होता है। ठीक है, बस क्या है कि उनके पास मंच नहीं है, पैसा नहीं है, और वो लोग नहीं है जो उनको आगे पहुंचा सके। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना बीड़ा में उठा के देखता हूं मैं, और एक वो चीज सामने लेकर आऊंगा जो शायद कभी किसी ने देखी नहीं होगी। क्योंकि एक शिकायत बहुत आती थी कि जो भी आता है एनजीओ के माध्यम से कैसे भी, वो टिफिन बॉक्स देके चला जाता है, एक स्कूल की छोटी सी किट देके चला जाता है जिसमें आपकी पेंसिल बॉक्स और 2-4 कॉपियां होती है। ठीक है, आप ये देखिए आज के जमाने में वायरल वीडियोस किसकी हो रही हैं? जो देहात का कोई लड़का नाच रहा है, जो स्लम का कोई लड़का गा रहा है। ठीक है ना, उन्होंने कहीं से सीखा तो नहीं है, उनको उस समय मंच मिलता नहीं था। ठीक है, उस समय बहुत सारे लोग हैं सर जिनको मंच नहीं मिलता। हाँ, तो मैंने वही काम किया। उस जमाने में रील्स का दौर तो था नहीं। ठीक है, तो अब तो खैर रील का दौर सा आ गया, लेकिन जो ये फैशन वाली जहां तक बात है, ये तो दूर दूर तक स्लम में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो नेशनल लेवल की मॉडल्स के साथ वो रैंप करेंगे। और यकीनन उनको ब्यूटी कंटेस्ट में जाने और सर उनके अंदर वही उत्सुकता और वही हैप्पीनेस, वही उनका सब कुछ, मतलब डबल इतनी अच्छी वॉक, इतनी ग्रेसफुल वॉक जो एक प्रोफेशनल मॉडल से करते हैं, वो चीजें थी। फिर जो फर्स्ट रो में जो मेहमान बैठे होते हैं, बड़े बड़े, जैसे आप आई थी, आप भी नामी गिरामी हस्ती मैं खुद सोच के बड़ा हैरान था। तो वो आप जैसे लोगों से बड़ा इंस्पायर होते हैं कि हमें देख कौन है, अरे हमें तो आप देख रही हैं, हमें तो आप देख रही हैं, और पूरी मीडिया कवरेज बहुत अच्छे से होती है। फिर वहां से उनके पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस जागता है कि बच्चा हमारा कुछ करना चाहता है, और आप जैसे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, पहली बात तो आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम माय हार्ट। क्योंकि पहली मुलाकात में ही मुझे सबसे अच्छी खूबी आपकी यही लगी थी कि ऐसे बच्चों को नजर में लाना जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। आप देखिए ना कि वहां से यही बच्चे जो है एक्टिंग में भी आ गए, यही बच्चे वॉइस ओवर में आ गए, यही बच्चे एंकर बनने लग गए, यही बच्चे होस्ट बनने लग गए। मैंने आपके रील्स में एविएशंस की भी लड़कियां मैंने देखी हैं, यहाँ तक कैसे सफर पहुंचा था? उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि वो जहाज भी उड़ाएंगी, एयर होस्टेस भी बनेंगी। वाह, ये तो बड़ी मुझे बहुत कमाल की बात लगी। देखिए, जीवन में कोई भी शख्स हो, उसकी असफलता और सफलता के बीच में 2 चीजें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होती है, रुकावट होती है। एक कॉन्फिडेंस का नहीं होना, एक दूसरा खुद पे भरोसा नहीं होना, फील्ड चाहे वो कोई सी भी हो। क्योंकि एविएशन क्या है कि वो एक हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है, और कई लोगों से मिलना और बड़े बड़े लोगों से मिलना। थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हुआ था कि आपके पास ऐसे भी बच्चे हैं जो एविएशन में जाना चाहते हैं। मैं आपको ताज्जुब सुन के ये होगा कि जो हाल ही में कुछ लोग जो इलेक्शन जीते हैं पिछले 10 सालों में, उसमें से कुछ नेताओं ने भी मुझसे ट्रेनिंग ली है बोलने की, कि मंच पे बोला कैसे जाता है, कैसे पब्लिक को, वो सारा इन बच्चों में देता हूँ, सब होता है। वो तो खैर आपकी आवाज से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, इतनी कोमलता, इतनी मधुरता है आपकी आवाज में। अच्छा सर, आपकी एक रील आजकल बहुत वायरल हो रही है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी, जिसमें एक बच्ची दुकान में सामान बेच रही है और साथ साथ पढ़ रही है। मतलब इस रील ने मेरे को असली जो क्राइटेरिया है, जो जीवन जीने का असली तरीका है, उस नजरिए से मैंने उस रील को देखा तो मेरे दिल को छू गई। तो वो आप उसके बारे में बताइए कि बच्चे को मतलब इतना स्ट्रगल, इतना कुछ क्यों करना पड़ रहा है उसे, वो क्यों नहीं पढ़ सकती, और क्या रुकावटें आ रही हैं कि उसे सामान भी बेचना पड़ रहा है, या फिर उसके पास कोई गाइड करने के लिए लोग नहीं है, कि वो इतनी मेहनत कर रही है फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब उस चीज के बारे में मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगी। दरअसल मैं बताऊं, जो तमाम बातें आपने बोली है वो तो एक तरफ, वो लड़की या उन जैसी लड़कियां या बच्चे
मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए। वो लोग मेरी प्रेरणा है। इतने अभावों के बाद वो लड़की स्कूल से आती है, लंच करती है, रीडिंग लगाती है, वही वो प्रोजेक्ट बना रही है, वही वो होमवर्क कर रही है, वही वो स्कूल की पढ़ाई कर रही है। तो हमारे आसपास हम तो चलो थोड़े बहुत संपन्न घर से यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे देखिए वो पढ़ने का नाम नहीं लेते हैं, और वो लड़की ये सिखा रही है कि अभाव चाहे जितना मर्जी हो, अगर आपका इरादा पक्का है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं मतलब 7-8 साल से उसको देख रहा था, और एंड में मैंने उससे बात की कि मैं तेरी जो है तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरी वीडियो। अच्छा, आपने उसको बिना देखे वीडियो शूट कर दिया? ठीक है, तो आपके वहीं आसपास रहती है? जहाँ मेरे पापा रहते हैं, तो मैं पापा से मिलने जाता हूँ हफ्ते में 2-3 बार। उस छत से मैंने बनाया और डाल दिया। उससे मैंने बात की थी, तो वो एजुकेशन में कुछ भी बहुत अच्छा करना चाहती है, और तकलीफें तो हैं, ठीक है, क्योंकि मम्मी को और 2 बहनें हैं, वो उनको काम करना पड़ता है, ठीक है, और कोई खाने वाला कमाने वाला, उसके पापा भी शायद मजदूरी करते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बट वो करके दिखा रही है। तो ऐसे बच्चों को आप फुल सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और सर, आप पेरेंट्स से भी बात करते हो कि अगर मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनके, मेरे मन में भी हमेशा ये सवाल रहता है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो एक हरियाणा वालों का होता है ना कि स्पोर्ट्स एक ताकत होती है। हमारे बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि थोड़ा दूध दही का खाना, हरियाणा का खाना। तो मेरे मन में था कि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। चलो वो अलग बात है, मैं नहीं बन पाई, कोई गाइड नहीं कर पाया, तो मेरे किस्मत में भी नहीं था, मैंने अपने आप को मना लिया। लेकिन बहुत सारे मैं बच्चे देखती हूँ, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं देखती हूँ कि वो अपने पेरेंट्स से ये कहने में ही डरते हैं कि हमें ये चीज करनी है। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसे हैंडल करते हैं? मेरे पास ऐसी सिचुएशन अक्सर आती रहती है, और मैं सीधा कहता हूँ मुझसे बात करो, क्योंकि जिस तरीके से मैं बात को रख पाऊंगा उस तरीके से आप लोग नहीं रख पाओगे। जो नहीं रख पाते मैं उनको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप छोटे बच्चे हैं और आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, पेंटिंग में जाना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा जो दूसरी हॉबी काइंड ऑफ फील्ड है, और बात कैसे रखनी है, सबसे पहले तो उन सभी के नाम आप गिनाइए जो उस फील्ड में माहिर है। जैसे हमारे डीओपी है जो अभी शूट कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइन आर्ट्स का कोर्स किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी फील्ड है। MF हुसैन को देखिए, लाखों करोड़ों में उनकी पेंटिंग भी की है, ठीक है। इसी तरीके से जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई है, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, उनसे मेरी मुलाकात हुई। किसकी मूर्ति थी वो? यस, सरदार पटेल साहब की। तो उनसे मैं मिला, उन्होंने कितना नाम कमाया, ठीक है। तो आप सबसे पहले उनका नाम गिनवाइए, उनकी आप इनकम भी पता कीजिए कि वो कितना कमाते हैं। तो सर, मेरा अब आपसे एक और सवाल है, जो मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से मिलती हूँ, सारे पेरेंट्स का एक ही मानना है, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल ये फिट हो गया है कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी मर्जी क्या है। और मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को ये प्रेशर अपने ही बच्चों को, बाहर के बच्चों को तो दूर की बात है, अपने ही बच्चों को ये प्रेशर नहीं देना चाहिए, जो मुझे शुरू से हमेशा से लगता है कि डॉक्टर बनेगा तो ही इज्जत पाएगा। इसमें आप क्या राय देना चाहोगे? मेरे मन में ये हमेशा सवाल खलता है। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में बच्चों के लिए अब तक, इनफैक्ट अभिभावकों के लिए भी सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको बताऊं, 70% जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IPS IAS बन जाए, या कोई बहुत बड़ा अफसर ग्रेड का बने। मैं आपको एक बात है ना अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि बच्चों का करियर हम मोल्ड कैसे करें, तरीका बता रहा हूँ। आप उसको कम से कम 12 से 13 साल, यानी 9वीं 10वीं आते तक आप उसको मॉनिटर कीजिए कि उसका इंटरेस्ट है किस चीज में, ठीक है। अगर पढ़ाई में है तो पढ़ाई में किस चीज में है, मैथ में है, साइंस में है, हिस्ट्री में है, इंग्लिश में है। भाई किसी हाथी को बोलोगे पेड़ पे चढ़ जाए तो नहीं चढ़ पाएगा, है ना, लेकिन गिलहरी को बोलोगे तो चढ़ जाएगा। तो किसी में हाथी वाली खूबियां होती है, किसी में गिलहरी वाली खूबियां होती है, और उसके हिसाब से हर चीज का आजकल हमारे आधुनिक जमाने में करियर बिल्कुल सेट है, जिसमें नाम, पैसा, शोहरत आराम से कमा सकता है। कोई पेरेंट क्यों नहीं डालता कि मेरा बेटा एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने, एक बहुत अच्छा डिजाइनर बने, एक बहुत अच्छा आवाज की दुनिया का आर्टिस्ट बने, एक बहुत अच्छा सिंगर बने। आप देख रहे हैं ना रियलिटी शोज में कितना नाम पैसा शोहरत है, हमारी दुनिया में कितना नाम पैसा शोहरत है। किसी कंपनी का वो CEO बन सकता है,
किसी की शक्ल जब एक जैसी नहीं है, किसी की हाइट जब एक जैसी नहीं है, तो किस्मत एक जैसी कैसी हो सकती है? हाँ, अगर आप उसकी हॉबीज को हवा देंगे, पढ़ाई के पैरेलल, ठीक है, तो दोनों चीजें सही तरीके से चल जाए। उसको तय करने दीजिए, उसको बनना क्या है। आप फोर्स करेंगे ना तो एक वक्त ऐसा आएगा मैम, 25-30 साल की उम्र में, ना तो वो इधर का रहेगा और ना वो उधर का रहेगा। अपनी किस्मत को तो दोष देगा ही देगा, और अपने माँ बाप का वो सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो ये तरीका होता है। सर एक चीज मैं हमेशा से मानती हूँ, बच्चे फूल के समान होते हैं, उनको कच्ची मिट्टी को हम कैसा भी आकार दे दें वो उस रूप में आ जाता है। बिल्कुल। और माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को अच्छा आकार दें। मुझे जहां तक लगता है सर, जितनी दुनियादारी मैंने अब तक देखी है, जितना एक्सपीरियंस किया है, बच्चों के सॉफ्टवेयर में जो गड़बड़ होती है ना, तो सर हमेशा से मेरे मन में ये हमेशा रहता है कि बच्चों के सॉफ्टवेयर में जो गड़बड़ होती है, या तो वो घर से शुरुआत होती है या इधर स्कूल कॉलेज में होती है। तो ये जो गड़बड़ वाला सिस्टम है ना, कि बच्चों के पर काट देना, और सॉफ्टवेयर कहूँ तो बच्चों के तार काट देना, ये कहाँ तक आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैं जब भी बच्चों को देखती हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। बच्चे, मुझे लगता है कि हम उनको किसी भी हद तक कुछ भी सिखा सकते हैं, केवल हमें प्यार से उनके सर पे हाथ रखने की जरूरत है। तो आप इस चीज में कितना बिलीव करते हो? और आप मुझे ज्यादा बेहतर बता पाओगे क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों के जिनी बन चुके हो कि बच्चों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और उसका कौन जिम्मेदार है? हम सब। ठीक है, स्कूल ने कोई ऐसा करिकुलम अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उनकी हॉबीज को उनको करियर का शेप दे सके। ठीक है, माँ बाप स्कूल भेजने को समझ लेते हैं कि भाई हमने तो उसका करियर सेट कर दिया है। ठीक है, ऊपर से बीच में एक ट्यूशन नाम की चीज आ जाती है। ठीक है, और वो सारा का सारा करियर से पढ़ाई लिखाई में घुसते हैं, जबकि बहुत सारी चीजें साथ साथ चल सकती है और बिल्कुल पर काट दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आप ये देखिए ना कि बच्चा जब पैदा होता है, जब वो चलना सीखता है, चलने से लेकर प्ले स्कूल जाने तक उसको कहाँ उसको स्विमिंग उसको सिखाते हैं, गेम्स में उसको डालते हैं, हॉबीज में उसको डालते हैं, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में आता है, जब किताबों का लोड पड़ता है, उसकी ये सारी चीजें बंद करा दी जाती हैं। तो जो एक डिसाइड कर रहा होता है ना अपने मन में कि मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, इसमें जाऊंगा, उसमें जाऊंगा, वो सारा खत्म होता चला जाता है। बिल्कुल। अब दूसरी चीज भी देखिए, भाई सारे बच्चे तो एक क्लास 50 बच्चे हैं, एक ही तो डॉक्टर बनेगा, दो तो सारे के सारे तो नहीं बन सकते। ठीक है, 50 बच्चे में 10 वो होते हैं उनका करियर सेट है, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, और 10-12 वो होते हैं जो स्पोर्ट्स टाइप के होते हैं, उनका भी करियर सेट है, और 10-12 या 5-7 ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, वो भी कहीं ना कहीं गुजारा कर लेंगे। जो घास गिरती है ना, आफत आती है, वो उन 30-35 एवरेज बच्चों पे आती है जो पढ़ाई में एवरेज होते हैं। उनके लिए कोई हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो बेचारे किसी कॉल सेंटर में काम करते हैं, कहीं रेडी लगाते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, और छोटे मोटे काम करते हुए लोन पे जिंदगी चलाते दुनिया से निकल देते हैं। सर मैं बताऊं तो मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी। मैं क्यों कहूँ किसी को कि मैंने टॉप किया था, और एवरेज थी, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। मेरा जो मानना है कि बच्चा जो किताबी कीड़ा बनने से बेहतर है कि वो पूरी दुनिया को जाने। खेल में इंटरेस्ट है तो खेल करे, म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक करे, गिटार, कुछ भी, जो भी उसका इंटरेस्ट है वो करे। काउंटर क्वेश्चन, बच्चा क्यों जाने, माँ बाप क्यों ना जाने, स्कूल के टीचर्स क्यों ना जाने, ट्यूशन टीचर क्यों ना जाने, और सबसे बड़े जो कहता हूँ ना, जो हड्डी होती है गले की, वो होते हैं रिश्तेदार। पिन मार के कंपेयर करके वो माँ बाप का माइंड ऐसा वॉश करते हैं ना, और माँ बाप दुखी होकर या जलन के मारे बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, और वो प्रेशर वो जिंदगी भर चलता है। बिल्कुल चलता है। और ना हमारे देश के बच्चों में मैं देखती हूँ, देश के बच्चों में क्या, मैं तो मानती हूँ कि दुनिया के कितने भी बच्चे हों, हर बच्चा सर यूनिक होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है, और शायद वो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं, आप यकीन मानेंगे 12th तक मैंने अपनी बिटिया की कॉपी खोल के नहीं देखी, तो क्या पढ़ती है क्या है। मैंने कहा बेटा तू 12th कर ले, अपने हिसाब से कर ले, मम्मी के तू अंडर है, उसके बाद मैं बताऊंगा तुझे करना क्या। और पहले मैंने उस करियर सेट करने से पहले मैं उसकी हॉबीज पे चर्चा करी कि तुझे किस जगह जाना है। आई थिंक सर आप जैसे पेरेंट्स अगर हो जाएं तो फिर तो बच्चों का भविष्य क्या ही होगा। थोड़ा बहुत होना पड़ेगा। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आपकी एक रील आजकल बहुत वायरल हो रही है, उसमें मैंने देखा कि एक बच्चे का आपने देखा कि उसमें सिलेबस का प्रेशर, ये एक्चुअली बच्चों के दिमाग में या बच्चों के मुंह पे ये शब्द कैसे आ रहा है कि मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है?
आई मीन ये वर्ड बड़ा ही बच्चों के लिए खतरनाक है कि मुझे प्रेशर फील हो रहा है कि मैं तो अभी 4th क्लास में हूँ और इतना सारा वर्क करना है मुझे, और कल ही मुझे अपने प्रैक्टिकल्स में शो करना है, काम दिखाना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर कम होना चाहिए, या हो रहा है, या हम ऐसा जता रहे हैं बच्चों के साथ, या फिर सिलेबस ऐसा हो चुका है कि या तो वो पेरेंट्स के बस में नहीं आ रहा या वो बच्चे के बस में नहीं आ रहा, और उसको हमने नाम दे दिया प्रेशर का। मैं मेरी लगातार 3 वीडियोस वायरल हुई है और बिलियंस में इसके व्यूज गए हैं। सबसे पहली जो मेरी वीडियो वायरल हुई, एक छोटा बच्चा जो सुबह आधी अधूरी नींद में उठता है, आधा अधूरा सुसु पॉटी करता है, आधा अधूरा नाश्ता करके वो भारी सा बैग लेके अपने स्कूल जाता है, 10 घंटे 10-12 सब्जेक्ट पढ़ता है, वापस आता है, खाना खाता है, मम्मी ट्यूशन को भेजती है, फिर वही 10-12 सब्जेक्ट पढ़ता है, खेलने के समय भी उसके दिमाग में होमवर्क घूमता है, ठीक है, और रात तक वो फट जाता है। ये तो भी पहली वीडियो, और बहुत कमेंट्स आए इस पे। दूसरी वीडियो में ये वायरल हुई कि जो स्कूल वाले खामखा बीच बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं, पढ़ाई के अलावा भी ये भी लो आप, ठीक है, बच्चा तो प्रोजेक्ट बना नहीं पाता, पेरेंट्स को लगना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ये फैक्ट है, वहाँ पे शुरू होता है। हाँ, एनर्जी स्कूल वालों ने मतलब पूरी फैमिली को लगा रखे बच्चे के लिए। मैं आपको बताऊं, ये करो वो करो वो करो। आपने नोटिस किया ये कोरोना के बाद से ज्यादा हुआ है, ठीक है। और तीसरी जो वीडियो मेरी वायरल हुई है अभी, वो ये बैग को लेकर, स्कूल बैग को लेकर हुआ यूं कि मैं अपने वेंसडे को अपने बेटे को छोड़ने गया, तो मैंने जब उसका बैग उठाया तो उसे उठाया नहीं गया। मैंने कहा ये क्या है, और मैंने जाते ही जो गेट पे रहती हैं गार्ड, उनको मैंने टोका, और मैंने टीचर को भी टोका, मैम इसको हल्का करवाइए, ये सही। फिर मैंने एक सर्वे किया कि किस क्लास के बच्चों को कितनी किताबें मिलती है, तो मैडम मैंने ये पाया कि 6 साल 7 साल के बच्चे को 10 से 12 किताबें, 10 से 12 कॉपियां, वो सारा लेके जाता है, पूरा बोझा एकदम। हाँ, बोझा यहाँ भी है, पीठ पे भी, और यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। आप तो समझिए ना, आप एक 7 साल के बच्चे को कितना प्रेशर दे रहे हो, वो फट जाएगा। आप जैसे कहते हो ना स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, वो तो आप उसे बचपन में विरासत में दे दिया, उसको कहाँ जाएगा वो। और एक बात और सुनिए आप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि ये सब कुछ धंधा चमकाने का चक्कर है। जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी, हर साल उतनी कॉपियां मेरी बिकती रहेंगी, उतनी स्टेशनरी मेरी बिकेगी, ये सब चीजें होती हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि एक नियम बनाए कि भाई किस क्लास के बच्चे कम से कम कितनी किताबें होनी चाहिए। और विदेशों में, मेरी सिस्टर यूके में रहती है, ठीक है, वहां होमवर्क का कोई सिस्टम नहीं है, किताबों का कोई सिस्टम नहीं है, एक खास वक्त तक उनको सिर्फ खेलने कूदने दिया जाता है, और वहां के बच्चे रहते हैं स्ट्रेस, वो अपनी आजादी भरी जिंदगी बिल्कुल अच्छे से। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और बच्चों के बारे में बात करके खास तौर पे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, समय इजाजत दे रहा, मन कर रहा है नहीं आपसे और बातचीत करूं, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। तो जाते जाते आप कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, जो भी आपके मन में कोई भी विचार हो तो आप जरूर। बिल्कुल, देखिए मैं तो आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे आने वाला भविष्य, आप तो अपनी जिंदगी या तो जी रहे हैं या जी चुके हैं, अब वो जमाना नहीं है। बचपन से जो आप उनको इतना स्ट्रेस में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में रख रहे हैं, उसको बाहर लाइए। बहुत क्रिएटिविटी होती है हर बच्चे में, हर बच्चा देश की धरोहर बन सकता है अगर वो अपनी हॉबीज को, अपने मन की इच्छाओं को, मन में चलने वाले सपनों को एक उड़ा दे सके। और उसमें सबसे ज्यादा मदद सबसे पहले पेरेंट्स को करनी है, फिर स्कूल को करनी है, और फिर समाज को करनी है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए। और जरूर अगर मैं आप इस लायक समझे कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं, बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, तो जरूर याद कीजिए। बिल्कुल।